दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बाकीलाल का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मुकद्दर का धनी। बाकीलाल के कर्ज के बारे में, स्टार्टिंग के बारे में पढ़ने के लिए जरूर पुराने वीडियोस को रेफर कीजिएगा ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आए। दोस्तों चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ है, सभी दरबारी बैठे हुए हैं। तभी एक फटेहाल व्यक्ति आता है जोर जोर से रोता हुआ, दुहाई है महाराज मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब ये जो व्यक्ति था उसका नाम था सुदर्शन पाल। ये बड़ा सेठ था, लेकिन इस तरह फटेहाल क्यों हो गया था आगे देखते हैं। महाराज विक्रम सिंह कहते हैं जो भी कहना है साफ साफ कहो। सुदर्शन पाल कहता है कि महाराज मेरी वर्षों की गाड़ी कमाई को चोर चुरा के ले गए, मैं बर्बाद हो गया। तो राजा विक्रम सिंह कहते हैं हमारे राज्य में चोरी। धर्म सिंह को आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं जल्द से जल्दी इस चोर का और चोरों की गैंग का पता लगाएं। सेठ जी के चोरी हुए धन का वापस मिलना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मंत्री कुछ पता लगाते, अगले दिन फिर से एक व्यक्ति आता है और वो भी रोता है कि महाराज मेरे भी घर में चोरी हो गई, मैं दाने दाने का मोहताज हो गया। मैंने बहुत कर्ज लिया था बिजनेस के लिए बाजार से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे आत्महत्या करनी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं रह गया। राजा विक्रम सिंह कहते हैं निराश न हो सेठ चक्रधर, हम जल्दी इसका पता लगाएंगे और आपको चोरी गया जो धन है उसे भी वापस दिलवाने की कोशिश करेंगे। तब तक राज्य की तरफ से आपको आपके खर्चे चलाने के लिए कुछ मदद दी जाएगी। मंत्री जी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं चोर को पकड़ने में, लेकिन कुछ सफलता हासिल नहीं हो रही है। और उधर चोर जो है पूरी तरह सक्रिय थे, दूसरे जगह पे भी चोरी कर रहे होते हैं। चोरों का नाम है संपत और चंपत। अगले दिन फिर से राज दरबार में राजा विक्रम सिंह कहते हैं मंत्री जी को कि मंत्री जी क्या हो रहा है, आप चोरों का पता बिल्कुल नहीं लगा पा रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं महाराज मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं खुद भी इस वजह से हैरान हूँ। तभी उन्हें एक आइडिया आता है कि महाराज क्यों ना हम ये काम बाकीलाल को दें। बाकीलाल की विलक्षण बुद्धि है, उन्होंने पहले भी काफी सारे इस तरह के जो केसेस है वो क्रैक किए हैं, हम उन्हें क्यों भूल जाते हैं बार बार। विक्रम सिंह खुश होते हैं, बात तो सही है। बाकीलाल क्या तुम अपनी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी व बहादुर हस्ती होने के नाते क्या आप हमारी मदद करेंगे इस केस को क्रैक करने में, जो चोरियां हो रही उसे रोकने के लिए आप पता लगाइए। बाकीलाल कहता है क्यों नहीं महाराज, जरूर जरूर। अंदर से तो वो फिर से दुखी होता है कि पता नहीं फिर किसी मुसीबत में मुझे डाल दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। महाराज ऑर्डर देते हैं कि मंत्री जी बाकीलाल को जो भी व्यवस्था लगे आप जो भी धन धान्य उन्हें दीजिए इस केस को क्रैक करने के लिए। बाकीलाल निकल पड़ता है, लेकिन मन में सोचता है कि क्या राजा है, भला जो पूरी सेना नहीं पकड़ सकी जिन चोरों को, मैं अकेला उन्हें कैसे पकड़ सकता हूँ, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं। लेकिन उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं जो धन सुविधा मुझे मिल रही है राज्य की तरफ से इस केस को क्रैक करने में, चोरों को पकड़ने के लिए, उसको मैं लेता जाता हूँ और मजे करता हूँ, मौज उड़ाता हूँ। तो बाकीलाल ऐसा ही करता है, खाता पीता है, मजे करता है, एंटरटेनमेंट देखता है। कुछ दिन बीतते हैं, बाकीलाल अपने मजे मस्ती में दिन काट रहा होता है, लेकिन उसे शक होता है कि अगर महाराज को ये पता लग गया कि मैं सिर्फ बहाने बना रहा हूँ, चोरों को पकड़ने में कोई काम नहीं कर रहा हूँ और जो भी सुविधा मिल रही है, धन मिल रहा है राज्य सरकार की तरफ से इस काम को करने के लिए, उसे मैं मौज मस्ती में उड़ा दे रहा हूँ, तो वो मुझे जरूर दंड देंगे। मैं इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाता हूँ, यानी यहाँ से निकल जाता हूँ। तो रात को निकलता है बाकीलाल, वो शहर के आखिरी छोर पे जो एक टूटी फूटी इमारत होती है उसके वहां से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुछ सुनाई देता है, देखो रामू मेरे पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनमें से 1500 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुमको देता हूँ, 350 स्वर्ण मुद्राएं कालू को दी, बाकी है मेरे पास 98,150 स्वर्ण मुद्राएं फिर भी बची है। तो अंदर एक मास्टर जी यानी टीचर जो होते थे पुराने जमाने के, वो बच्चों को गणित पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन बाकीलाल को लगता है कि अंदर बहुत सा धन रखा हुआ है जिसे कोई आपस में बांट रहा है। बाकीलाल को लगता है क्यों ना मैं इस जगह पे झाड़ू फेर दूं, यानी जो पैसा है उस पैसे को ले जाऊं, यहाँ से चुरा लूं, तो मेरा जीवन आराम से कटेगा और मैं मालामाल हो जाऊंगा। लेकिन बाकीलाल को ये अभी पता नहीं है कि अंदर तो मास्टर जी सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ राज्य के सैनिक पूरे शहर में पहरा दे रहे थे, फिर भी चोर अपना काम करने के लिए निकलते हैं। चोर इस बार हाथ फेरना चाहते हैं सेठ जुगनू के बंगले पे। दोनों जाते हैं, छत तोड़ के बंगले के अंदर घुस जाते हैं
तिजोरी के पास जाते हैं, तिजोरी खोलते हैं, वहाँ उन्हें काफी सारा माल दिखता है और वो खुश होते हैं कि अब तो हम माला माल हो जाएंगे और कभी चोरी नहीं करेंगे, आराम से जिंदगी जिएंगे। दोनों माल पे हाथ साफ करके निकलने वाले होते हैं, तभी सैनिक जो है उन्हें छत पे देख लेते हैं। ये दोनों कौन है, पकड़ो उन्हें, लगता है यही चोर है। चंपत और संपत देख लेते कि सैनिकों ने उन्हें देख लिया है, अब वो उसे पकड़ लेंगे, लेकिन वो छत के ऊपर, एक छत से दूसरे छत के ऊपर कूद के भाग निकलने में सफल होते हैं। सैनिक हाथ मलते रह जाते हैं। उधर से मंत्री जी भी आते हैं। मंत्री जी पूछते हैं क्या हो रहा है। नेकचंद जो है वहाँ पे उनके सैनिकों के लीडर का नाम था। वो बताता है कि हम उन चोरों को पकड़ने के बहुत करीब थे, उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन पता नहीं रात के अंधेरे में फिर दोनों भाग निकले। मंत्री कहता है कि तुमने उसे देख लिया है, पहचान लिया है। नेकचंद कहता है हाँ, हमने देख लिया है। मंत्री खुश होते हैं कि चलो कोई तो सबूत हमें मिला, कोई तो हमें लीड मिली है। दूसरी तरफ बाद में बांकेलाल पहुंचता है उसी टूटे फूटे घर में जहाँ पे उस वक्त कोई नहीं होता है। वो सोचता है कि अब यहाँ पे कोई नहीं होगा और हमें सारा खजाना लेकर निकल जाऊंगा। वो कोशिश करता है दरवाजा खोलने की, धीरे से थोड़ा सा धक्का देने पे दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाता है, काफी सारे कमरे होते हैं। सोचता है पता नहीं किस कमरे के अंदर वो खजाना होगा। एक एक करके सारे कमरे खोजने लगता है। सारे कमरे एक एक करके खोलने के दौरान एक कमरे के पास जब जाता है और वहां पे वो उसे एक झरोखे से देखने की कोशिश करता है, वहां पे उसे धन तो दिखता है लेकिन दोनों व्यक्ति नहीं दिखते हैं। धन देख के बांकेलाल खुश होता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा आभूषणों का भंडार है, इसमें तो काफी माल है। लेकिन वो अंदर जैसे ही जाता है, चंपत और संपत उसे देख लेते और पूछते तुम कौन हो। बांकेलाल भी घबरा जाता है कि यहाँ तो दो लोग और हैं, तो वहां से भाग जाता है, भागने की कोशिश करता है। चंपत और संपत अभी इस कंफ्यूजन में है कि ये कौन है, ये हमें पकड़ने आया है या फिर हमारी बिरादरी वाला यानी कोई चोर है जो रात के दौरान यहाँ पे शरण लेने आया है। बांकेलाल भागता है, पीछे से दोनों कहते हैं रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओ। चंपत अपना चाकू निकालता है और पीछे से बांकेलाल की तरफ मार देता है। बांकेलाल को पीठ में खंजर लगता है। बांकेलाल बहादुरी दिखाते हुए अपनी जान बचाने के लिए बाहर से दरवाजे पे कुंडी लगा देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी मंत्री जी और सैनिक वहां पे आते हैं और देखते हैं बांकेलाल इस समय यहाँ तुम क्या हो गया। अब बांकेलाल घबरा जाता है कि क्या हुआ, मैं तो फंस गया, लाख समुद्रा के चक्कर में अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। बांकेलाल थोड़ा सा नाटक करता है और कहता है देख वो इमारत करता है, कुछ दिखाने की कोशिश करता है मंत्री जी को, लेकिन आगे बोल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। मंत्री जी कहते हैं सैनिक से नेकचंद, बांकेलाल इस इमारत के बारे में कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहा था लेकिन बीच में बेहोश हो गया, जाके देखो इस इमारत में क्या है। चंपत और संपत भी अंदर परेशान होते हैं कि बाहर जाने से पहले बांकेलाल ने दरवाजा बंद कर दिया, अब यहाँ से भागेंगे कैसे। वो ट्राई करते हैं। चंपत संपत से कहता है कि जाओ पूरा सामान बांध लो, मुझे कुछ खतरा लग रहा है, यहाँ से हम लोगों को तुरंत निकलना चाहिए, मैं इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। चंपत दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, संपत पूरा माल समेटता है। अंदर से जब धक्का दे रहा होता है चंपत, और बाहर खड़े होते हैं सैनिक, जोर से धक्का देता है, दरवाजा टूटता और चंपत जाके सीधे टकराता है बाहर खड़े सैनिकों से। सेनापति उछल पड़ता है, अरे ये तो वही लोग हैं जिन्हें हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मंत्री कहते तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, और चंपत को पकड़ लिया जाता है। तभी संपत भी माल लेके बाहर निकल आता है और दोनों हाथों में उसकी गठरी है। मंत्री जी कहते हैं इन थैलों की तलाशी लो। जब थैलों की तलाशी ली जाती है तो पूरा लूटा हुआ माल सारे सेठों का वो बाहर आ जाता है। मंत्री जी कहते हैं मुझे लगता है तुम दोनों ने ही बांकेलाल को घायल किया है जब वो अभी बेहोश पड़े हैं। चंपत वो बात को मान लेता है, ध्रुव अपना कबूल कर लेता है कि हाँ हमने ही उसे चाकू मारा है। मंत्री जी कहते हैं ले चलो इन दोनों को, इनको कल महाराज के सामने पेश करेंगे। बांकेलाल जी को उठा के ले जाया जाता है राजमहल में, जहाँ उनकी खातिरदारी होती है, उन्हें ठीक किया जाता है। बांकेलाल को होश आता है, बांकेलाल चौंकता है, सब कुछ याद करने की कोशिश करता है, तो उसके दिमाग में ध्यान आ जाता है कि अरे मुझे तो चंपत ने चाकू मारा था पीछे से। अभी तक ये बात बांकेलाल को पता नहीं है कि चंपत वगैरह पकड़े गए हैं, तो वो अपनी तरफ से पहले ही महाराज से क्षमा मांगने की कोशिश करता है कि मैं भाग रहा था, महाराज मुझे दंड देंगे, इसके पहले मैं खुद ही क्षमा मांग लेता हूँ। तो वो जैसे ही क्षमा मांगने की कोशिश करता है, उसके पहले ही विक्रम सिंह उसे रोक देते हैं, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो बांकेलाल,
बेशक तुम चोरों को अपने हाथ से गिरफ्तार नहीं कर सके, लेकिन तुम्हारी वजह से ही महामंत्री और सैनिकों ने उन चोरों को पकड़ लिया। हम तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं कि तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी उन्हें पकड़ने के लिए, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। बाकेलाल सोच में पड़ता है कि वाह, ये लोग समझ रहे हैं कि मैंने चोरों को पकड़ने में मदद करी। तो बेटा बाकेलाल, जब ऊपर वाला चप्पल फाड़ के दे रहा है तो चुपचाप लेते रहो, कुछ मत बोलो। बाकेलाल अपनी नौटंकी जारी रखता है। महाराज पूछते हैं, बाकेलाल तुम्हें कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है? बाकेलाल कहता है, नहीं महाराज, खास कोई बात नहीं। राजवैद्य अपना इलाज बाकेलाल पे जारी रखते हैं। महामंत्री जी कहते हैं, राजवैद्य जी इन्हें कल तक बिल्कुल ठीक कर दीजिए, क्योंकि कल इनका सम्मान समारोह होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जान पे खेल के उन चोरों को पकड़ा है। अगले दिन एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें महाराज रहते हैं, मंत्री जी रहते हैं और बाकेलाल रहता है, जो बाकेलाल को सम्मानित करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। मंत्री जी आते हैं, अपनी बात कहते हैं कि बाकेलाल की वजह से ही हम उन चोरों को पकड़ने में सफल हुए हैं, और बाकेलाल जी को 101 नगद व्यापारियों की तरफ से 501 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट की जाती है। बाकेलाल मन में सोच रहा था, कम से कम ये व्यापारी ज्यादा अच्छे हैं, महाराज तो कंजूस हैं। महाराज दे रहे 101, व्यापारी दे रहे 501, चलो जो भी हाथ में आ रहा उसे ले लेते हैं। समारोह समाप्त होता है, सभी लोग वापस राज दरबार में जाते हैं। तभी एक दूत आता है, तो दूत आता है शीतलगढ़ से। महाराज पूछते क्या काम है? दूत कहता है, महाराज, हमारे महाराज विजय सिंह ने आपसे अनुरोध किया है कि आप कुछ दिनों के लिए अपने राजनीति बाकेलाल को हमारे साथ भेज दें, क्योंकि हमें बाकेलाल की आवश्यकता है। महाराज कहते हैं, पूरी बात ठीक से बताओ, अभी समझ में नहीं आई। दूत कहते हैं, महाराज, हमारी राजकुमारी सफलता को 10 सिंह वाला एक राक्षस उठा के ले गया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे हम पकड़ नहीं पाए। तो हमारे महाराज को यकीन है कि बाकेलाल जी अवश्य ही राजकुमारी को राक्षस की कैद से मुक्त कराने में सफल होंगे। बाकेलाल घबराया था मन ही मन की, बेटा एक मुसीबत से निकले नहीं कि नई मुसीबत आएगी, ये क्या हो गया। विक्रम सिंह बाकेलाल से अनुरोध करते हैं कि बाकेलाल कृपया इनकी हेल्प करो, हमें विश्वास है कि तुम हमारा सर गर्व से ऊंचा करोगे, हमें झुकने नहीं दोगे। बाकेलाल कुछ कहे इसके पहले मंत्री जी कह देते कि बाकेलाल आपकी बात कभी नहीं काट सकता, इसे जानिए। क्यों बाकेलाल जी, सही बात है? बाकेलाल कहता है, हाँ क्यों नहीं, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। सभी लोग बाकेलाल की जय जयकार करते हैं। इधर बाकेलाल उदास मन में बैठा हुआ सोच रहा है कि जाना तो पड़ेगा मुझे, खुद को मौत के मुंह में तुम लोग धकेल रहे हो और खुश हो रहे हो। लेकिन बाकेलाल के मन में आइडिया अलग ही चलते रहते, कुछ न कुछ प्रोग्राम वो अपना बनाते रहता है, कुछ न कुछ स्कीम जारी रहती है उसकी, और वो बोलता है कि मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन अकेले जाऊंगा। यहाँ पे कुछ न कुछ खिचड़ी वो पका रहा है। बाकेलाल निकल पड़ता है, जंगल से जाता है। तभी उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो आगे बढ़ता है, देखता है हिरण और हिरनी। तो कहा जाता है कस्तूरी मृग जो हिरण होता है, उसकी नाभि यानी बेली बटन में कस्तूरी होती है। कस्तूरी की वजह से ही काफी खुशबू आती है, इनकी वजह से इसका शिकार भी काफी होता है। तो ये वही हिरण लगते हैं। तो बाकेलाल भी यही सोच रहा है कि क्यों ना इन दोनों हिरण और हिरनी को मार लूं, तो मुझे इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। हर जगह वो अपनी स्कीम लगाते रहता है। बाकेलाल रेडी है उन दोनों हिरणों को मारने के लिए। घोड़े पे से अपनी दोनों तलवार निकालता है कि दोनों को एक ही बार में वो मार देगा। तभी पीछे से एक शेर जंप लगाता है। ये शेर जो है उन दोनों हिरणों का शिकार करने के लिए छुप के आगे बढ़ रहा था, और बाकेलाल के दोनों हाथों में तलवार है, और शेर जो है ऊपर से जंप लगाता है। जैसे नीचे आता है वो दोनों तलवारें जो हैं शेर के सीने में चली जाती है, शेर वहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हिरण का बुरा करने के लिए बाकेलाल जा रहा था, लेकिन हिरण का बचाव हो गया। हिरण जो शेर हिरण को मारने वाला था वो खुद शेर ही मर गया और हिरण की जान बच गई। तभी हिरण कहते हैं, धन्यवाद मित्र, तुमने मेरी और मेरी हिरनी के जीवन की रक्षा की है, अतः बदले में तुम्हें यह कस्तूरी देता हूँ जिसकी सुगंध के आगे सब सुगंधें छिप जाती है। अब ये हिरण भी बोलने वाले निकले। दोनों हिरण कस्तूरी जो है बाकेलाल को दे देते हैं। फिर बाकेलाल पहुंचते हैं शीतलगढ़। वहां पे उनका आतिथ्य सत्कार होता है, महाराज खुश होते हैं। बाकेलाल को अच्छा खाना खिलाया जाता है। बाकेलाल सोच रहा है कि बलि के बकरे को खिला पिला के मस्त करा जाता है, वही मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन मैं इस राजा के बच्चे से निपट लूंगा।
महाराज पूछते हैं बाकीलाल जी आपको किस चीज की जरूरत है, कोई आवश्यकता है अगर उस राक्षस को ढूंढने के लिए तो मुझे बताएं। बाकीलाल कहता है महाराज सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि राक्षस राजकुमारी को उठा के किस दिशा में ले गया। महाराज कहते हैं जंगल में, उत्तरी दिशा में। बाकीलाल कहता है तो ठीक है महाराज, एक काम कीजिए 50 सैनिक मेरे साथ भेज दीजिए, हम उनको जाते हैं ढूंढते हैं। बाकीलाल का प्लान ये था कि कुछ दिन इधर उधर घूमेंगे, तलाश का नाटक करेंगे, तो जब वो नहीं मिलेगी राजा से क्षमा मांग के निकल जाएंगे। लेकिन बाकीलाल की किस्मत, पीछे से वो 10 सिंह वाला राक्षस उसके सामने आ जाता है, तो खुश होता हुआ चिल्ला हंसता हुआ जोर जोर से, आज तो भोजन खुद चल के मेरे पास आया है। सबसे पहले वो उठाता है बांकेलाल को, बांकेलाल को पकड़ता है। बांकेलाल उसके हाथ जोड़ता है कि मुझे छोड़ दीजिए राक्षस, आज मैं आपके बहुत काम आऊंगा, बस एक बार आप मेरी जान बख्श दीजिए। राक्षस कहता है तुम्हें कितने से इंसान हो, मेरे किस काम आओगे। बांकेलाल कहता है कि मैं आपके भोजन के लिए रोज प्रबंध करूंगा, रोज 5 हट्टे कट्टे सैनिक आपके पास पहुंचाता रहूंगा। राक्षस कहता है मुझे मूर्ख समझता है, मैं यहाँ से निकला तो तुम भाग जाओगे। लेकिन बाकीलाल उसे कन्विंस करता है और राक्षस भी सोचता है कि आज तो वैसे भी पेट भर चुका इन 50 सैनिकों को खा के, तो क्यों ना इसकी बात पे भरोसा करके इसे जाने दे जाए। अगर ये 5 को रोज ले आता है तो मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, कोई रिस्क नहीं लेनी पड़ेगी। नहीं भी जाता है, नहीं भी आता तो क्या फर्क पड़ना, आज का काम तो हो ही चुका है। बाकीलाल जाता है महाराज के पास, महाराज को कहता है कि महाराज कहते हैं बाकीलाल को क्या हुआ बाकीलाल तुम अकेले आ गए, तुम्हारे साथ गए हुए 5 सैनिक, 50 नहीं 5 सैनिक थे वो, 5 सैनिक नहीं दिखाई दे रहे तुम्हारे साथ गए हुए। बाकीलाल नाटक करता है क्या अभी तक सैनिक वापस नहीं आए। महाराज कहते हैं चौक क्यों गए, 5 सैनिक तो तुम्हारे साथ ही गए थे, नहीं लौटे तो तुम्हें कुछ पता होगा इसके बारे में। बाकीलाल एक नई स्टोरी बना देता है, महाराज दरअसल हमारे जंगल में प्रवेश करते ही एकाएक जोर की आंधी चली और वो 5 मुझसे बिछड़ गए, अब मुश्किल से मैं तो पहुंचने में सफल हो गया। महाराज कहते हो पता नहीं वे सैनिक रास्ता भटक गए या किसी मुसीबत में फंस गए। फिर बाकीलाल तुम भोजन करके विश्राम करो, बाकी कल देखते हैं। अगले दिन फिर से खबर ली जाती है, सेनापति हमारे 5 सैनिक लौटे या नहीं लौटे। सेनापति कहता नहीं। महाराज पूछते बाकीलाल तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम है। बाकीलाल कहता है मैं आज भी 10 सिंहों वाले राक्षस की तलाश में जाऊंगा, किंतु आज हम सिर्फ 6 लोग जाएंगे, यानी एक में और दूसरे मेरे साथ 5 बहादुर सैनिक। सेनापति तुम सेना के 5 बहादुर सिपाहियों बाकीलाल के साथ भेज दो। जी महाराज। फिर बाकीलाल सैनिकों सहित राक्षस द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचता है, जहां उसे बताया था कि जहां पे लेके आना है। सारे लोग पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर राक्षस और राजकुमारी बात कर रहे होते हैं। राजकुमारी है मेरा प्राणोप्रिय तोता है, कोई इसकी तरफ टेढ़ी नजर से भी देखता है तो मैं उसकी बोटी चपोटी चबा जाता हूँ। और राजकुमारी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तभी उसे खुशबू आती है, अरे यह क्या मानव गंध, देखे कौन आया है मौत के मुंह में। बाहर निकल पड़ता है राक्षस, बाहर आकर देखता है कि अरे ये तो बाकीलाल है और वो अपने 5 सैनिकों को लेके आया हुआ है। बहुत खुश होता है राक्षस, वाह मानव मैं तुमसे खुश हूँ, वाकई तुमने मेरे लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया। बाकीलाल पलटी मार देता है। बाकीलाल कहता है राक्षस राज मैं तो आपकी हमेशा ऐसी सेवा करूंगा, आपका भोजन हाजिर है। सैनिक समझ जाते हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। अभी राक्षस कहता है नहीं मानव मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, बल्कि मुझे अपने देवता सुम्बा शैतान को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ही 101 मनुष्यों की आवश्यकता है, ताकि मेरा देवता प्रसन्न होकर मुझे साधारण मानव सा आकार व इस राजकुमारी के अनुरूप सुंदर बना दे, ताकि मैं इससे ब्याह कर सकूं। अतः मानव अब तुम्हें मेरे लिए कुल 100 मनुष्यों को यहाँ पे लाना होगा। बाकीलाल घबराता है किंतु परंतु कुछ नहीं, कल तक तुम्हें 100 लोगों को लेके आना होगा, नहीं तो मैं तुमको कच्चा चबा जाऊंगा। बाकीलाल कहता है राक्षस राज मैं करता हूँ व्यवस्था। सेनापति चिल्लाते हैं धूर्त बाकीलाल विश्वासघाती, तूने हमारे महाराज के साथ और हमारे साथ विश्वासघात किया है, ईश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। राजकुमारी भी गुस्सा होती है कि तुम सबको धोखा दे रहे हो। राजकुमारी राक्षस पे भी गुस्सा होती है। राक्षस जब कहता है राजकुमार इससे पहले मेरे लिए 100 मनुष्य की व्यवस्था कर लेने दो, ताकि मैं सुंदर मानव जैसा हो जाऊं, फिर यदि तुम कहोगी तो मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगा। राजकुमारी कहती मैं थूकती हूँ तुम पर और इस कमीने इंसान पर।
फिर वापस राजमहल लौटते हुए बाकीलाल सोच रहा था, बेटा बाकीलाल, राजकुमारी सुपर्णलता की जिंदगी मेरी मौत का पैगाम है, क्योंकि यदि राजकुमारी राक्षस की कैद से भाग निकलने सफल हुई, फिर राक्षस राजकुमारी से ब्याह करने में सफल हो जाएगा, तो राजकुमारी राजा को तेरी मक्कारी की कहानी सुना देगी और तेरे गले में होगा फांसी का फंदा। बस बेटा बाकीलाल, ये समझ ले कि राजकुमारी का जीवन तेरी मौत है और राजकुमारी की मौत तेरा जीवन। जल्दी से किसी तरह राक्षस के हाथों राजकुमारी को ठिकाने लगा और फुट ले यहाँ से, जान बची तो लाखों मिलेंगे। तो बाकीलाल को ये डर लग रहा है कि राजकुमारी अगर जिंदा बच के निकल गई किसी भी केस में, तो भाग गई या फिर शादी करके वहां से निकलती है राक्षस से, तो भी जाके वो महाराज को सारी कहानी बता देगी। तो किसी भी हालत में राजकुमारी जिंदा नहीं रहनी चाहिए, ऐसा बाकीलाल सोच रहा है और प्लानिंग करता है। लेकिन राजकुमारी की मौत तो राक्षस के रहते नहीं हो सकती। यदि मैं उस तोते को चुपके से मार दूं तो राक्षस समझेगा कि राजकुमारी ने मारा है और राजकुमारी को मार देगा। ये प्लानिंग बनाई है बाकीलाल ने। इधर पहुंचता है बाकीलाल महल में, कहता है, महाराज पूछते हैं, बाकीलाल आज फिर अकेला आए हो तुम, क्या हुआ, 5 सैनिक कहाँ है? तो बाकीलाल कहता है, महाराज आप उन सैनिकों की जरा भी चिंता न कीजिए, उन्हें 10 सैनिकों वाले राक्षस की निगरानी में ला के आया हूँ। महाराज खुश होते, तुमने ढूंढ लिया उसको, हमारी बेटी सुरक्षित है? बाकीलाल कहता है, जी महाराज, राजकुमारी जी ठीक है, उम्मीद है तब तक मैं उस राक्षस के चंगुल से मुक्त करा लूंगा और यहाँ ले आऊंगा, लेकिन मुझे उसके लिए कल 100 वीर सिपाही चाहिए होंगे। महाराज कहते हैं, जरूर जरूर लेके जाओ। सेनापति पूछता है, लेकिन बाकीलाल जी, उन 100 सैनिकों के साथ कल मैं भी आपके साथ चलूंगा। बाकीलाल मन में तो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ऊपर से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारे लोग अगले दिन इकट्ठे हो गए, 100 सिपाही, और बाकीलाल पहुंचते हैं उसी महल में, राक्षस के महल में। बाकीलाल को ध्यान आता है कि अगर अंदर गया तो वो तुरंत ढूंढ लेंगे कि कोई न कोई मानव आया हो, क्योंकि उसे गंध आ जाती है। पहले तो मैं चुपचाप जाता हूँ और तोते को मारता हूँ। तो वो गंध छुपाने के लिए हिरण ने जो कस्तूरी दी थी बाकीलाल को, वो निकालता है, बाहर रखता है, जिससे बाकीलाल की गंध छुप जाती है और राक्षस को पता नहीं चलता। अंदर राक्षस और राजकुमारी बात करते हैं। राक्षस कहता है, अरे ये तो कस्तूरी की सुगंध है, लगता है कोई हिरण मेरे महल में प्रवेश कर गया है। हाँ तो राजकुमारी बोल, तू मेरे साथ विवाह करने को तैयार है या नहीं? राजकुमारी कहती, नहीं, कभी नहीं। इस बार राक्षस को आता है गुस्सा, वो कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी कच्चा चबा के खा जाता हूँ। तभी बाकीलाल उस तोते को बाहर निकालता है और उस तोते की गर्दन मरोड़ देता है। ये बाकीलाल ने इसलिए किया था ताकि राक्षस को लगे कि तोते को मारा है राजकुमारी ने, और फिर राक्षस राजकुमारी को मार डाले। लेकिन होता उल्टा ही है, उस तोते को मारने की वजह से राक्षस भी मर जाता है। तो वो कहता है कि राक्षस मेरी जान, यानी राक्षस की जान उस तोते में थी, तोते को मारने से राक्षस भी मर जाता है। तो यहाँ पे बाकीलाल करने जाता है राजकुमारी का बुरा, लेकिन राजकुमारी का अच्छा हो जाता है, उल्टा राक्षस ही मर जाता है। तो शिव जी का श्राप है, वो अक्षरशः बैठ रहा है यहाँ पे। जैसे ही राक्षस मरता है, सैनिक भी आते हैं अंदर और देखते हैं कि राक्षस तो पहले ही मर चुका है और उन्हें मारने वाले शायद बाकीलाल ही है, क्योंकि राजकुमारी को पूरी कहानी पता थी। राजकुमारी खुद सोचती है कि मैं तो बाकीलाल को गलत समझ रही थी, उसने तो राक्षस को मारकर कमाल कर दिया, ये शायद इसकी पहले से प्लानिंग थी। सारे लोग खुशी खुशी जाते हैं राजमहल वापस। बाकीलाल राजकुमारी को हवाले कर देता है राज के। महाराज खूब सारा धन्यवाद करते हैं बाकीलाल का, उन्हें इनाम वगैरह देते हैं, वहाँ से उनको रवाना कर दिया जाता है। बाकीलाल के मन में टीस है कि इतना बड़ा मैंने काम किया, कुछ पुरस्कार में सिर्फ 500 स्वर्ण मुद्राएं थी, इस काम के लिए कम से कम राजकुमारी से मेरा विवाह तो कर देते ताकि मैं आगे चल के वहाँ पे राजा बन सकता। फिर भी बाकीलाल निकल पड़ता है, चल बेटा बाकीलाल, लोग तुझे मुकद्दर का धनी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो तू ही जानता है, दूसरों को करोड़ों का लाभ होता है और तुझे मिलता है ढेला। ओ ऊपर वाले, आखिर कब तक धनवान बनने के चक्कर में यूं ही भटकता रहूंगा। बाकीलाल वहां से निराश होके निकल पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर से एक नई कहानी लेके हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।